अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद कमाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस हॉराइजन। कराची स्टॉक एक्सचेंज की सबसे पहले सूरत हाल पर नज़र डालेंगे। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में मिक्स ट्रेंड रहा है, मिला जुला रुझान रहा है आज सुबह से ही अब तक। और इस वक्त जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है वो 10 पॉइंट इजाफे के साथ 13,677 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। और इस वक्त जो कारोबारी हुजम रहा है कराची स्टॉक एक्सचेंज में 28,277 मिलियन शेयर्स का कारोबारी हुजम रहा है इस वक्त। और आज सबसे ज़्यादा जो मार्केट में कारोबार देखा गया है वो देखा गया है 13,707 पॉइंट्स पर ट्रेड किया है कराची स्टॉक एक्सचेंज ने। और लोएस्ट जो रेट देखे गए हैं वो है 13,588 पॉइंट्स पर कराची स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेड किया है। मिला जुला रुझान नजर आ रहा है कराची स्टॉक एक्सचेंज में। और अभी तक जो है वो कारोबारी जो हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। उनको शायद समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। कभी पैसे सही तरह लगाए जा रहे हैं और कभी ठीक तरीके से नहीं लगाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कारोबार आज डीजी खान सीमेंट ने किया है। 5.6 मिलियन शेयर्स का कारोबार किया है इन डीजी खान सीमेंट ने। 40 पैसे इजाफे के साथ 39.50 पैसे पर इस वक्त जो है वो डीजी खान सीमेंट ट्रेड कर रहा है। उसके बाद पाक री इंश्योरेंस दूसरे नंबर पर है जिन्होंने कराची स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा कारोबार किया है। 3.5 मिलियन शेयर्स का कारोबार किया है इन्होंने। 16 पैसे इजाफे के साथ 17 रुपये 90 पैसे का कारोबार हुआ है आज पाक री इंश्योरेंस में। और अब पावर कंपनी की जानिब से तीसरे नंबर पर हैं 2.35 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है। मनफी रुझान देखा जा रहा है अब पावर कंपनी में। और इस वक्त जो है वो 4 पैसे कमी के साथ जो है वो इस वक्त 41.50 पर जो है वो इस वक्त कारोबार किया है। और चौथे नंबर पर जो है एंग्रो फूड्स लिमिटेड हैं जिन्होंने कारोबार किया है 1.8 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है एंग्रो फूड्स में। और 2.05 रुपये इजाफे के साथ एक बार फिर 65.36 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब फौजी सीमेंट है जिन्होंने 5वें नंबर पर 1.3 मिलियन शेयर्स का कारोबार किया है और 16 पैसे इजाफे के साथ 5.70 पैसे पर इस वक्त जो है वो कारोबार कर रहा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज की इस वक्त सूरत हाल आपको बताई है डिटेल में कि इस वक्त 13,652 पर ट्रेड कर रहा है कराची स्टॉक एक्सचेंज 10 पॉइंट इजाफे के साथ। और जो मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है वो आज कराची के हालात आज भी ठीक नहीं हैं। गुज़िश्ता कई सालों से जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़ास तौर पर बरसर इक़्तिदार आई है, कराची की सूरत हाल, कराची में टारगेट किलिंग की सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आके दे रही है। और आज भी कराची में KESC के अफसर समेत 3 अफराद अब तक सुबह से अब तक कत्ल हो चुके हैं कराची में, जिसकी वजह से कारोबारी हजरात कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। और कराची में जो कारोबार है वो भी इस हवाले से नुकसान की जानिब जा रहा है। टारगेट किलिंग का खात्मा इस हुकूमत से गुज़िश्ता 4 सालों में नहीं हुआ है। हमने आपको एक बार रॉयल न्यूज़ के तवज्जुह से पहले भी बता चुके हैं कि 2008 से पहले कराची में टारगेट किलिंग काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। 2008 के बाद जो कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो ईयरली 700 से 800 लोग जो हैं वो कराची में कत्ल किए जा रहे हैं सालाना। और इस वक्त जो 2012 में है, अभी इस वक्त 6वां महीना चल रहा है और इसके बाद 6 महीने का भी इख्तिताम भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक 1100 से ज़्यादा अफराद कराची में टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग 2011 में हुई थी कराची में, जिनमें 1500 से ज़्यादा अफराद मारे गए थे। और टारगेट किलिंग की ही वजह से जो है वो कराची में कारोबार की सूरत हाल मुस्तहकम होती नज़र नहीं आ रही है। आज भी जो सूरत हाल रही है वो मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में जब कारोबार का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त 35 पॉइंट इजाफे के साथ 13,677 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन इस वक्त सिर्फ 10 पॉइंट इजाफे के साथ कराची स्टॉक एक्सचेंज 13,652 पर ट्रेड कर रहा है, पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। और जो सबसे ज़्यादा कारोबार आज देखा गया है वो 13,707 पॉइंट्स इजाफे के जो सबसे ज़्यादा कारोबार हुआ है, हाईएस्ट मार्केट रही है। और लोएस्ट मार्केट जो रही है
588 पॉइंट्स पर ट्रेड किया है कराची स्टॉक एक्सचेंज ने आज, और कारोबारी हुजम जो रहा है वो 28,343 मिलियन शेयर्स का आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार हुआ है। कराची स्टॉक एक्सचेंज की जो मिला जुला रुझान कराची स्टॉक एक्सचेंज में देखा जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी और अहम वजह जो सामने आ रही है वो कराची में टारगेट किलिंग है। अभी सुबह से लेके अभी 1 बजे तक 3 अफराद कराची में मारे जा चुके हैं, जिनमें KESC का अफसर भी शामिल है, और ये लोग जो 3 लोग मारे गए हैं रजिस्टर हैं। इसके अलावा भी जो कराची में टारगेट किलिंग चल रही है, जो छुपाया जाता है हुकूमत की जानिब से, अपनी नाकिस कारकर्दगी छुपाई जाती है, वजारत दाखिला सिंध की जानिब से नाकिस कारकर्दगी छुपाई जाती है, उसकी वजह से भी वो खबरें सामने नहीं आती हैं। लेकिन जो रजिस्टर 3 अफराद इस वक्त मारे गए हैं, उसकी वजह से कराची में इस वक्त कारोबार की सूरत हाल मनफी ही नज़र आ रही है। खबरों की जानिब जाते हैं, कारोबारी खबरों की जानिब। सबसे पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से हफ्ते में 2 दिन इंडस्ट्री को गैस और बिजली की बंदिश से हुकूमती फैसले को नामंजूर करार दे दिया गया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां इब्रार अहमद का कहना है कि गैस और बिजली की अदम फराहमी से सनत और तिजारत तबाह हो जाएगी। कराची की सनत कौमी खजाने में 68% रेवेन्यू देती है और बंदरगाह की 98% सरगर्मियों को कंट्रोल भी करती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी बैंक ने अपने 99% सरमाए से हुकूमती पेपर्स में सरमायाकारी की है, जिसकी वजह से बैंक तो मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स को कर्जे फराहम नहीं किए जा रहे। इस वजह से शरह सूद में कमी वाक़ नहीं हो सकती और मईशत को शदीद तरीन नुकसान हो रहा है। तीसरी खबर है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रवा माली साल 2011-2012 में जुलाई से मई तक फूड इंपोर्ट में 1.56% मनफी ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने कैटलिस्ट IT के साथ एक मुआहदा साइन किया है, जिसके जरिए ब्रोकर्स को जदीद टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल ट्रेडिंग और SMS की सहूलत मुहैया की जाएगी। और आखिरी खबर है, आज एशियाई मार्केटों में मनफी रुझान देखा जा रहा है, जिसकी अहम वजह जुमेरात और जुम्मे को होने वाली यूरोपीय यूनियन समिट के खदशात हैं, जिनमें तमाम यूरोपीय लीडर्स यूरोपीय मालियाती बहरान के लिए मुमकिना हल पर तबादला ख्याल करेंगे। कराची ताज़ा तरीन कारोबारी खबरों से आपको आगाह किया है। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल भी आपको बताई है। मिला जुला रुझान देखा जा रहा है, जिसकी वजह यही है कराची के हालात और कराची में कारोबारी ज़िंदगी जो अब तक मुस्तहकम नहीं होके दे रही है, ख़ास तौर पर इस हुकूमत के लिए जो एक सवालिया निशान है, ख़ास तौर पर कारोबारी हजरात के लिए। इस बारे में भी मज़ीद आपको इस पर डिस्कशन करेंगे। इस वक्त टेक्निकल प्रोजेक्टेड लेवल्स पर एक नज़र डालते हैं जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में है। पिवट पॉइंट जो इस वक्त है 13.882 है और रेजिस्टेंस 1 जो इस वक्त देखी जा रही है वो इस वक्त 13,773 है। रेजिस्टेंस 2 जो है वो 13,779 है और रेजिस्टेंस 3 जो है वो 13,839 पर है। पहला जो सपोर्ट लेवल देखा गया है स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त 13,548 है और दूसरा सपोर्ट लेवल जो है वो है 13,507 और तीसरा सपोर्ट लेवल जो है वो 13,448 सपोर्ट लेवल है। ये कराची में इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में प्रोजेक्टेड लेवल्स हैं उन पर एक नज़र डाली है। कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से भी आपको आगाह किया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से भी हफ्ते में 2 दिन इंडस्ट्री को तो गैस और बिजली की बंदिश के हुकूमती फैसले को नामंजूर करार दे दिया गया है। मियां इब्रार अहमद जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, उनका ये कहना है कि गैस और बिजली की जो अदम फराहमी है इससे सनत और तिजारत तबाह हो जाएगी। हुकूमत को अपना पहला जो प्रायोरिटी है वो सनत को रखना चाहिए, ना कि घरेलू सार्फिन और दीगर तमाम जो ज़रूरियात हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हुकूमत की सनत होनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए। अगर कारोबार चलेगा तो ही लोगों के घरों के चूल्हे भी जलेंगे और मुल्क की मईशत का पहिया भी चलता नजर आएगा। और इस स्टेट बैंक की भी जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक मुकामी बैंक ने अपने 99% सरमाए से हुकूमती पेपर्स में सरमायाकारी की है। ये भी एक मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। बैंक तो मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स को कर्जे फराहम नहीं किए जा रहे हैं। इससे शरह सूद में कमी वाकई एक बार फिर नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रवा माली साल में 2011-12 में जुलाई से मई तक फूड इंपोर्ट में 1.56% तक मनफी ग्रोथ देखी गई है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में अब भी इस वक्त भी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है वो मिला जुला रुझान देखा जा रहा है और 15% इजाफे के साथ जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज 15 पॉइंट्स इजाफे के साथ
665 तक पहुंच गई है। लेकिन ये भी कोई एक ख़ास जो कहा जाए कि मुस्बत रुझान नहीं देखा जा रहा है कराची स्टॉक एक्सचेंज में। और इसकी सबसे अहम वजह जो नज़र आ रही है, जिस पर एक बार फिर हमने पहले भी आपको बताया है और एक बार फिर बताएंगे कि हुकूमती नाकिस कारकर्दगी है। नए वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान में आ गए हैं, आज इस काबीना का पहला इजलास भी होगा राजा परवेज़ अशरफ का, और इंतहाई मुतनाज़ राजा परवेज़ अशरफ हैं जो कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स में भी उनको राजा रेंटल के नाम से वज़ीर आज़म का ओहदा दिया जा रहा है, और बहुत सारे हलकों की जानिब से राजा रेंटल कहा जा रहा है उनको। दूसरी जानिब कई सवालात भी उठ रहे हैं राजा परवेज़ अशरफ पर कि वो क्या इस हुकूमत को ख़त नहीं लिखेंगे। ये भी इस हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और इन तमाम तर चैलेंजेस की बदौलत जो सरमायाकार हैं वो भी जो है वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि क्या राजा परवेज़ अशरफ स्विस अदालतों को लेटर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, या एक बार फिर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट का टकराव होगा, और या जो इदारे हैं उनका टकराव की सूरत हाल जो पैदा हुई है मुल्क में एक बार फिर होती नज़र आएगी। माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद जो है अब देखना यह है कि सूरत हाल कहाँ पर पहुँचती है, जिससे कारोबारी हजरात मुल्क में इंटरेस्ट लें। पाकिस्तान की जो कारोबारी सूरत हाल है वो बिल्कुल भी पिछले तकरीबन 5 साल से कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल, पाकिस्तान में कारोबार की सूरत हाल, जिसमें सबसे अहम एनर्जी क्राइसिस हैं और सनतों को जो गैस भी फराहम नहीं की जा रही है, CNG सेक्टर भी तबाही के धाने पर पहुँच गया है, और मुल्क में तवानाई का बहरान जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के जो है वो धाने पर पहुँच गया है। 6000 से ज़्यादा मेगावाट से ज़्यादा बिजली की जो है वो कमी जो रिकॉर्ड देखी जा रही है, रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है कराची स्टॉक एक्सचेंज और जो तवानाई का बहरान है मुल्क में। और दूसरी जानिब कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी इस वक्त मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, एक नज़र डालते हैं कमोडिटी और करेंसी रेट्स पर। करेंसी कमोडिटी रेट्स देखें, कराची स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मार्केट एनालिस्ट सबा खान, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। सबा खान, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबा, आपने आज देखा कि आज भी कराची स्टॉक एक्सचेंज में मिक्स ट्रेंड देखा गया है, कोई खास मुस्बत रुझान नहीं देखा जा रहा, क्या वजह सामने आ रही है? क्या आज सुबह से लेकर अब तक जो कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है, KESC अफसर समेत 3 अफराद का कत्ल हो चुका है, ये तो अहम वजह सामने नहीं आ रही है? देखिए, जब आज डेली बेसिस पे जब हमारे सामने टारगेट किलिंग की न्यूज आती है तो मार्केट सेंटीमेंट को बहुत ज्यादा वीक कर देती है। 2011 में सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग विटनेस की गई है, और मैं आपको ये बताऊंगी 2011 में अगर स्टॉक मार्केट वॉल्यूम को आप देखें, 13 साल का कम तरीन वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया सिर्फ टारगेट किलिंग की वजह से। बाकी हमारे और इश्यूज हैं, हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, एनर्जी क्राइसिस भी है, लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया वो टारगेट किलिंग को किया गया। और जब हम ये बात करते हैं कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, उसकी भी मेन रीजन टारगेट किलिंग है। जब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं है, यहाँ अमन और अमान नहीं लोगों को मिल रहा, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो लोकल इन्वेस्टर भी मार्केट में नहीं आएंगे और फॉरेन इन्वेस्टर भी आपके मुल्क में नहीं आएगा। अगर आप 1 साल का एनालिसिस करें तो पूरे साल में 48% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट से सबसे ज्यादा लिंक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का है, अगर 10 महीने का मैं आपको डेटा बताऊं, जुलाई से लेके अप्रैल 2012 तक $119.2 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है। ये नेट फॉरेन आउटफ्लो है। अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ रुपीज देखें तो 10.2 बिलियन रुपीज हमारी मार्केट से निकल गए सिर्फ टारगेट किलिंग की वजह से, और साथ उसके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एनर्जी क्राइसिस की वजह से। हमें समझ नहीं आता कि हुकूमत इस चीज को कंट्रोल क्यों नहीं करती। आप अगर 3 दिन पहले जर्मन काउंसिल की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने क्लियरली लिखा कि अगर कराची के हालात बेहतर हो जाए, यहाँ पे टारगेट किलिंग खत्म हो जाए और एनर्जी क्राइसिस पे काबू पा लिया जाए, तो कराची में दुबई जैसी तरक्की हो सकती है। तो जब ये बातें फॉरनर्स को पता है, हमारे माहिरीन को पता है, तो ये बात हुकूमत को क्यों नहीं पता? वो टारगेट किलिंग को क्यों नहीं कंट्रोल करती, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और कराची का जो लोकल बिजनेस है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। कराची एक फाइनेंशियल हब है, सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ा शहर है पूरे मुल्क का, जो पूरे मुल्क को खिलाता है, कमा के देता है, उसके जरिए से हम कमाते हैं। तो क्यों नहीं यहाँ पे हालात बेहतर किए जा रहे हैं, ये सवालिया निशान है। जी अच्छा सबा, एशियाई मार्केटों में आज मनफी रुझान देखा जा रहा है, इसकी क्या वजह सामने आ रही है?
देखिए एशियन मार्केट में और कल भी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा आपको क्राइसिस देखने को मिला। बेसिकली इसकी रीजन तो यूरोजोन क्राइसिस है। लास्ट ईयर अगस्त में ग्रीस का क्राइसिस सबके सामने आया, उनका डेट बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके लिए बेल आउट पैकेज आए और मुख्तलिफ उनके लिए यहाँ पे इकदाम किए गए, सारे यूरोपियन लीडर्स इकट्ठे हुए। साथ साथ अब देखें कि वो वहां से जो क्राइसिस स्प्रेड हुआ वो जाके स्पेन में पहुंच गया, इटली में पहुंच गया। अब अगर हम स्पेन को देखें तो वहां पे ये हालत है इस वक्त के 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि यूरोजोन में हाईएस्ट रेट कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे क्राइसिस स्टार्ट हुआ था 2008 में, हाउसिंग बबल आया यहाँ पे। जब वो बबल फटा तो बहुत ज्यादा कंपनी यहाँ इकोनॉमी ने सिंक करना शुरू कर दिया, वहाँ की एक्सपोर्ट्स कम हो गई, इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ, उनके फॉरेन एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया। इस वक्त स्पेन की बोरिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूरोजोन में सबसे ज्यादा है। इस पे काबू पाने के लिए कोशिश की जा रही है। थर्सडे फ्राइडे को ब्रसल्स में एक मीटिंग है जहाँ पे तमाम यूरोपियन लीडर्स इकट्ठे होंगे और इसके लिए एक बेल आउट पैकेज और ये सारा इसमें इकदाम किए जाएंगे। एक पूरा पेपर वर्क होगा कि किस तरीके से उस पर काबू पाया जाए। बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है स्पेन का, सिर्फ इस वजह से, इस क्राइसिस की वजह से। 3 माह पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था, वहां भी ये बात कही गई थी कि अगर यूरोजोन क्राइसिस को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये किसी एक खत्ते का बुहरान नहीं है, ये सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। G20 की मीटिंग में भी इसी बात पे स्ट्रेस किया गया है कि इस बुहरान पे काबू पाया जाए। अब यहाँ पे कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं क्योंकि जब ग्रीस का भी बेल आउट पैकेज आया था तो उससे भी ग्रीस को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा, तो सब ये कह रहे हैं कि अगर स्पेन का भी बेल आउट पैकेज आता है और बाकी रिफॉर्म्स की जाती हैं तो हो सकता है वो इतनी फ्रूटफुल साबित ना हो। तो ये खदशात हैं जिसकी वजह से सरमायाकार अपना पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, और एशियन मार्केट्स में और बाकी ग्लोबल मार्केट्स में आपको कमोडिटी मार्केट में भी प्रेशर नजर आ रहा है। जी, सरमायाकार तो सबा खान पैसा निकाल ही रहे हैं मार्केट से। जो सरमायाकार इस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज में या मार्केट में बाकी हैं वो मिला जुला रुझान, कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है। इसकी क्या वजह सामने आ रही है? मार्केट पर क्या तबसरा करेंगी आज की सूरत हाल पर? देखिए सबसे पहले तो हमने टारगेट किलिंग की ही बात की है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करनी। उसके बाद हमने कल भी बात की कि बहुत ही वीक इकोनॉमिक डेटा है पाकिस्तान का जी। तो यहाँ पे एक 30 जून की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने आपको ये भी कल एक्सप्लेन किया था। कैपिटल गेन टैक्स की जो रिफॉर्म्स है वो इंप्लीमेंट होंगी 1 जुलाई से। तो वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो अभी बिल्कुल कोई पोजीशन नहीं ले रहा है, डे ट्रेडर्स मार्केट में नहीं है, वो जाके जुलाई में आपको मार्केट में ज्यादा नजर आएंगे। और अगर आप टेक्निकली देखते हैं मार्केट ऑल्दो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नजर आ रही है लेकिन इतना पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। अगर आप पिवट एनालिसिस में पहली रेजिस्टेंस देखें जो कि 13,737 पॉइंट्स पे थी और आप आज मार्केट का हाई देखें 13,707 का मार्केट ने हाई लगाया है, मतलब मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पहली रेजिस्टेंस तक पहुंच सकता। ये बहुत पहले उससे 20 पॉइंट पहले वापस आ गया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये सारी सिचुएशन है स्टॉक मार्केट की, अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रही है इन्वेस्टर्स में, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल वो कॉशियस अप्रोच रखी हुई है और कोई फ्रेश पोजीशन नहीं ले रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सबा खान रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए, प्रोग्राम में अपने तज्जिए से आगाह करने के लिए। और सबसे जो अहम वजह बता रही थी सबा खान, माशी तज्जियाकार हैं, उनका ये कहना था कि कराची की जो सूरत हाल है, टारगेट किलिंग जो है, अगर उसको काबू नहीं पाया जा सकता है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी सूरत हाल बेहतर नहीं होती नज़र आएगी, किसी भी सूरत नहीं होती नज़र आएगी जब तक कराची में कारोबारी सूरत हाल मुस्तहकम होती नहीं नज़र आएगी। एक सवाल जो पूछा गया था उनसे कि एशियाई मार्केटों में मनफी रुझान देखा जा रहा है, उसका उन्होंने बड़ा अहम जवाब दिया है कि जुमेरात और जुम्मे को जो एक यूरोपीय यूनियन की जानिब से समिट के खदशात है जिसमें तमाम यूरोपीय लीडर्स मौजूद होंगे, एक थर्सडे और फ्राइडे को एक मीटिंग की जा रही है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो यूरोप में चल रही है उसको दूर करने के लिए मीटिंग की जाएगी। इस वजह से जो एशियाई मार्केट से मालियाती बहरान के मुमकिन हल पर भी तबादला ख्याल होगा यूरोप में, इस वजह से एशियाई मार्केट में मनफी रुझान देखा जा रहा है। और अब हम बात करते हैं, प्रोग्राम में एक रिपोर्ट शामिल करेंगे सीमेंट सेक्टर के हवाले से कि सीमेंट सेक्टर को एक्सपोर्ट में जो कमी का रुझान है किस तरीके से बहरान का शिकार हो रहा है। आज पाकिस्तान में सीमेंट सेक्टर की पैदावार सलाहियत जो है वो 44 मिलियन टन सीमेंट है, जो कि माली साल 2006-2007 में 30 मिलियन टन सीमेंट थी, लेकिन माली साल 2006-2007 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 80% थी, जो कि माली साल 2011-2012 में 70% है। मौजूदा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 6 सालों की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। माली साल 2007-2008 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 82% रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान में सीमेंट के एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट हासिल है, जबकि मुकामी खपत पर 16% सेल्स टैक्स और 400 रुपये फी टन फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज की गई है।
जिसकी दरामद पर कस्टम ड्यूटी 0% और सेल्स टैक्स 16% है। हुकूमत की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्लांट, मशीनरी और दीगर आलात पर 5% कस्टम ड्यूटी है। पाकिस्तान से सीमेंट अफगानिस्तान, भारत, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता बरामद किया जाता है। पाकिस्तान में सीमेंट सेक्टर तवानाई के बहरान और मांग में कमी के बाइस अपनी पैदावारी सलाहियत से भरपूर फ़ायदा उठाने से कासिर है। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मुताबिक माली साल 2011-2012 में जुलाई से मई तक सीमेंट सेल्स मजमूई तौर पर 3.26% शरह नमू के साथ 29.5 मिलियन टन सीमेंट रिकॉर्ड की गई। मुकामी मार्केट में मांग में इजाफा देखा गया और मजमूई तौर पर 21.64 मिलियन टन सीमेंट फरोख्त किया गया। मुकामी मार्केट में सीमेंट सेल्स की ग्रोथ 8.37% और एक्सपोर्ट में मनफी 8.37% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान से 7.84 मिलियन टन सीमेंट अफगानिस्तान, भारत और दीगर ममालिक को बरामद किया गया। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है और पाकिस्तानी सीमेंट मैन्युफैक्चर का अफगान सीमेंट मार्केट में शेयर 54% है। लेकिन रवां माली साल में पाक अफगान सीमेंट एक्सपोर्ट में 0.22% का मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हाल ही में भारत से बेहतर तिजारती ताल्लुकात के बायस भारत को सीमेंट की एक्सपोर्ट में गुज़िश्ता माली साल के निस्बत 12.55% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां माली साल के 11 महीनों के दौरान 5,90,000 टन सीमेंट बरामद किया गया। अप्रैल में वाहगा बॉर्डर पर नया तिजारती गेट खुलने के बायस भारतीय ताजरों ने पाकिस्तानी सीमेंट कंपनियों को बोरियों में बंद और खुले सीमेंट के भारी ऑर्डर्स दिए। भारतीय बिल्डर्स के मुताबिक इस वक्त मशरकी भारत में तामीराती सरगर्मियां उरूज पर हैं। भारत में ज़्यादातर सीमेंट फैक्ट्रियां मगरबी हिस्से में वाक़ हैं, जिसकी वजह से बिल्डर्स को पाकिस्तानी सीमेंट सस्ता पड़ता है। पाकिस्तान में गैर इस्तेमाल शुदा पैदावारी सलाहियत को ऑपरेशनल बनाकर लाखों टन सीमेंट भारत को बरामद किया जा सकता है। रवां माली साल को इख्तिताम पजीर होने में चंद दिन रह गए हैं। आइंदा माली साल 2012-2013 सीमेंट सेक्टर के लिए बेहतर तस्वुर किया जा रहा है। वफाकी बजट 2012-2013 में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 873 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसकी वजह से 360 अरब रुपए मरकज़ के लिए और 513 अरब रुपए सूबों के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए छोटे डैम्स की तामीर भी मुतवक्के है। लिहाजा तामीराती मंसूबों के पेश नज़र सीमेंट की फ़रोख्त में इजाफा होगा, लेकिन सीमेंट एक्सपोर्ट के लिए नई मंडियों की तलाश और बेहतर हिकमत अमली की अशद ज़रूरत है। सीमेंट सेक्टर के हवाले से स्पेशल रिपोर्ट शामिल की है। पाकिस्तान में सीमेंट की जो पैदावारी सलाहियत है वो 44 मिलियन टन तक जा पहुंची है, जो कि माली साल 2006-2007 में 30 मिलियन टन सीमेंट थी, लेकिन माली साल 2006-2007 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 80% थी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है फुरकान अयूब साहब, आप JS ग्लोबल कराची के रिसर्च एनालिस्ट हैं। आपसे मजीद बात करते हैं इस हवाले से। फुरकान अयूब साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फुरकान अयूब साहब, बजट 2012-2013 में PSDP के लिए 873 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सीमेंट सेक्टर को इससे कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है? जी ऑब्वियसली काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट फंड्स एलोकेट किए गए हैं, बट ऑब्वियसली यूटिलाइजेशन लेवल्स एक हमेशा एक इशू रहा है। इस साल यूटिलाइजेशन लेवल्स बुरे नहीं थे, जिसकी वजह से हमने देखा है कि लोकल साइड पे रीजनेबल ग्रोथ रही है। तकरीबन 11 माह में 8% की ग्रोथ रही थी। तो ऑब्वियसली इलेक्शन ईयर है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि लोकल साइड पे रीजनेबल ग्रोथ रहेगी, बट ये भी देखना होगा कि यूटिलाइजेशन लेवल्स कहाँ पे रहते हैं। जी अच्छा फुरकान साहब, माली साल 2011-2012 में सीमेंट एक्सपोर्ट में कमी देखी गई है। इंडिया के अलावा अफगानिस्तान को सीमेंट बरामद करने में कोई खातिर ख्वाह इजाफा भी नहीं हो सका है और समुद्री रास्ते से बरामदात में 17% कमी हुई है। इसकी क्या वजूहात हैं? जी एक तो इसकी वजह यही रही है कि इराक, जहाँ पे पाकिस्तानी सीमेंट जा रहा था, वहाँ पे चूँकि गल्फ रीजन में ऑलरेडी काफ़ी एक्सेस कैपेसिटी है, तो अब वहाँ उनके बारे में ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ से जो है सीमेंट जा रहा है। तो पाकिस्तानी सीमेंट एक्सपोर्टर्स का वहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। बट रिसेंट ट्रेंड कुछ इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि अफ्रीकन मार्केट्स को कैप्चर किया गया है और वहाँ पे जो है पाकिस्तानी सीमेंट ईस्ट अफ्रीका के रीजन में जा रहा है। जी, और फुरकान साहब, भारत को सीमेंट एक्सपोर्ट करने में कितना पोटेंशियल नज़र आता है?
नहीं, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की मसाइल हमेशा रहे हैं, वो कहना मुश्किल है कि फाइनली जो पोटेंशियल है वो मीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट अभी जो जिस तरह के नंबर्स हमारे सामने हैं, कोई इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। जो पाकिस्तानी सीमेंट जो इंडिया एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। और जो ज़्यादातर हमारे सीमेंट मैन्युफैक्चरर से बात भी होती है, उनका भी यही कहना है कि उनकी जो ज़्यादा प्लानिंग है वो उस वक्त इंडिया रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो इसमें पॉलिटिकल रिस्क इतना ज़्यादा होता है। अगर वो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा स्मूथली ट्रेड खुल जाता है और मसाइल जो है रिजॉल्व हो जाते हैं, तो फिर गोइंग फॉरवर्ड वो एक सरप्राइज हो सकता है इंडस्ट्री के लिए। जी अच्छा फुरकान साहब, जनवरी 2012 से स्टॉक मार्केट को सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स ने बहुत सपोर्ट किया है। क्या अब डीजी खान और लकी सीमेंट में कुछ मार्जिन है या उनकी वैल्यूएशन पूरी हो गई है? नहीं, अभी क्योंकि जो रिसेंट करेक्शन आई थी स्टॉक्स में, तो उसकी वजह से दोनों में हमारी बाय रिकमेंडेशन है। लकी और डीजी जिन लेवल्स पे आ गए हैं और जो फंडामेंटल्स हैं सीमेंट्स के, और स्पेशली लासानी का अर्क महजल, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महजल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर और जो मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल है उससे भी रिलेटेड होती है, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में थोड़ी कमी आई है। बट इन स्पेसिफिकली इन कंपनीज के साथ अभी कोई बाजार कोई मसला नहीं है, और इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इस साल काफ़ी अच्छे रहेंगे। फुरकान साहब, अब इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान को नई मंडियां कहां तलाश करनी चाहिए सीमेंट के एक्सपोर्ट के लिए? ये ऑलरेडी वो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में मैडागास्कर है, श्रीलंका है, वहाँ पे काफ़ी एग्रेसिवली मार्केट्स को कैप्चर किया गया है। तंजानिया है, और उनको वहाँ पे ऑलरेडी जो है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी सीमेंट जो है वो उनका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो सीमेंट है वो वही कुछ रीजन्स हैं, साउथ अफ्रीका है जहाँ पे ऑलरेडी सीमेंट जा रहे हैं और मजीद शायद अपने आप को रीस्टैब्लिश करेंगे। उसके अलावा तो बज़ाहिर मिडल ईस्ट में कोई खास गुंजाइश भी नज़र नहीं आ रही। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ओवरऑल लोकल वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल रहती है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। फुरकान यूसुफ साहब, एक आखिरी सवाल है कि अब हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए जो एक्सपोर्ट में कमी आ रही है इसमें मजीद बेहतरी के लिए, और जो कमी जो है वो मजीद और कम ना हो जाए, इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए? बजाय कोई इकदाम रिलेटेड कोई चीज़ हुकूमत नहीं कर रही। आई थिंक मार्केट डायनामिक्स हैं, मिडल ईस्ट में एक्सेस कैपेसिटी हो गई है, जिसकी वजह से जो गुंजाइश है वो कम हो गई पाकिस्तानी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं है इंडिया की तरफ किया जा सकता है, बट वहाँ पे तो ऑब्वियसली इंडियन साइड पे भी डिपेंड करता है वहाँ की हुकूमत के क्या फैसले होते हैं, तो वो एक अलग इशू हो जाता है। तो उसके अलावा आई थिंक पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो ये कर सकती है कि लोकल साइड पे कॉन्सेंट्रेट करे, अपने मैक्रो मसाइल जो हैं उसे रिजॉल्व करे, जो इकोनॉमिक मसाइल हैं, जो फिस्कल सिचुएशन है, अभी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएंगे और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मजीद उसमें इजाफा होगा और उसको यूटिलाइज प्रॉपर्ली किया जाएगा, तो बस सीमेंट डिमांड बढ़ेगी। तो हुकूमत को जो भी करना है वो आई थिंक लोकल फ्रंट पे करना है। एक्सपोर्ट पे बज़ाहिर कोई कुछ खास किया नहीं जा सकता अभी की जो सिचुएशन है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान अयूब साहब प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। फुरकान अयूब साहब GS ग्लोबल कराची के रिसर्च एनालिस्ट रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और अपने प्रोग्राम में जो है वो आगाही दे रहे थे, और उनका ये कहना था कि हुकूमत को भी इस हवाले से लोकल सेटअप पर इकदाम करने चाहिए ताकि सीमेंट की एक्सपोर्ट जो है वो उसमें कमी आ रही है उस कमी को मज़ीद बढ़ने से रोका जा सके, ताकि सीमेंट सेक्टर जो है वो तबाही की जानिब ना जाए। पाकिस्तान में सीमेंट सेक्टर की पैदावारी सलाहियत जो है वो 44 मिलियन टन सीमेंट है। इस हवाले से भी आपको ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट भी हमने शामिल की है, इस हवाले से तजिया भी शामिल किया है प्रोग्राम में, सीमेंट एक्सपोर्ट में जो कमी वाक़ई हो रही है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त जो है वो जो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो उस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 35 पॉइंट इजाफे के साथ है, लेकिन इस वक्त 0.7 इजाफे के साथ जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज 13,642 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है, और कारोबारी हुजम जो है वो 31.0 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में, और हाईएस्ट पॉइंट जो रहा है वो 13,700
707 ही रहा है। और जो ट्रेड किया है कराची स्टॉक एक्सचेंज ने, और लोएस्ट पॉइंट रहा है कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज 13,588 पर कराची स्टॉक एक्सचेंज सबसे कम तरीन सतह पर ट्रेड किया है। कारोबार जो किया गया है सबसे ज़्यादा आज डीजी खान सीमेंट की जानिब से कारोबार किया गया है, और जो 5.6 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है 40 पैसे इजाफे के साथ 39.5 पैसे पर जो है वो सब कारोबार किया है डीजी खान सीमेंट ने। उसके बाद हब पावर कंपनी है जो 3.6 मिलियन शेयर्स का कारोबार किया है दूसरे नंबर पर इन्होंने, जो इस वक्त -0.4 पैसे कमी के साथ 41 पैसे 50 पर ट्रेड कर रहा है। और दूसरी जानिब जो है तीसरे नंबर पर पाक री इंश्योरेंस ने कारोबार किया है 3.6 मिलियन जो शेयर्स का कारोबार किया गया है इनकी जानिब से। हब पावर की जानिब से जो कि 4 रुपये कमी के साथ 41.50 पैसे पर का कारोबार किया है। आप प्रोग्राम बिजनेस होराइजन में आज तक के लिए इतना ही। कारोबारी सूरत हाल से भी आपको आगाह किया है। स्क्रीन पर फीडबैक नंबर आएगा, इस पर आप जो है वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।